हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, ये आपकी क्लासेस जो रहने वाली है, ये रहने वाली है आपकी जनरल अवेयरनेस की 350 प्लस स्पेशल टॉपिक्स की। तो उम्मीद है आपने इससे पहले इस क्लासेस के बारे में सारी डिटेल्स चेक कर ली होगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन भी प्रेस कर ले और जुड़े आप हमारे टेलीग्राम बैच से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इस बैच को SSC GA 350 प्लस फ्री बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास रिलेटेड सारी अपडेट और कोई भी डाउट होगा आपको यहीं पे टेलीग्राम पर इसी बैच के अंदर सॉल्व किया जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हमारा जनरल अवेयरनेस के लिए एक स्पेशल कवरेज है जहां पर आपको 350 प्लस टॉपिक्स, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सिलेक्टेड टॉपिक्स है, जिनमें से हर साल एसएससी के अंदर हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। और ना कि आपके सिर्फ एसएससी में काम आने वाली है क्लासेस, या आपकी हर अदर सेंट्रल एग्जाम में और आपके हर स्टेट एग्जाम में जहां पर भी आपका जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, वहां पर आपको ये सारी क्लासेस हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि यहां पर हम उन्हीं चीजों को कवर करके चलेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जितनी भी कॉमन सी चीजें हैं। और खासकर ये क्लासेस ज्यादा ही हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता ही कहां से प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यानी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बिगनर्स की। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम अपनी पहली क्लास, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी देखिए, अक्सर क्या होता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नाम आने पर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इसका एच भी नहीं मालूम होता कि कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सा युद्ध कब स्टार्ट हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री क्या थी, यानी आपकी प्राचीन भारत क्या था, मध्यकालीन भारत कब स्टार्ट हुआ, आधुनिक भारत कब आया। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि बच्चों के लिए काफी कंफ्यूजन बने होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज की क्लास के बाद आपको ये सारे एंशिएंट हिस्ट्री हो, आपका मिडिल हिस्ट्री हो आपकी यहाँ पर, या आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। तो वीडियो के एंड तक का आपको बने रहना है। देखिए, जब हम भारत के इतिहास का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, यानी इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ भारत के इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब तीनों जो ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक है, ये अपने आप में एक भारत के इतिहास की अलग अलग व्याख्यान प्रदान करते हैं। जिसमें आप देखोगे कि प्राचीन भारत वो समय था भारत के इतिहास का जहां पर भारत का उदय होने लग रहा था। यहाँ पर आपके वैदिक युग आया, यहाँ पर आपके धर्मांतर जितने भी थे सबका एक तरह से उदयकरण था। और साथ ही में जब आपके मध्यकालीन भारत की बात आती है तो ये वो समय रहा था भारत के इतिहास का जहां पर भारत ने अलग अलग शासकों द्वारा, मुगल शासक, अरबों शासक, इन सब के द्वारा यहाँ पर भारत ने सारे आक्रमण झेले। वो समय यहाँ, वो दौर यहाँ से गुजरा। और आधुनिक भारत वो समय रहा भारत के इतिहास का जहाँ भारत का पूर्ण रूप से आधुनिकरण हो चुका था। यहाँ पर भी हमें अलग अलग देशों के शासकों द्वारा राज्य, साम्राज्य देखने के लिए मिला। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे आपके यहाँ पर प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज एक ही सिंगल वीडियो में हम इस पहले टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर कर लेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम 3 माध्यमों के द्वारा जान पाते हैं। एक होता है इसमें आपका पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है साहित्यिक, और तीसरा होता है आपका यहाँ पर विदेशी यात्रियों द्वारा स्रोत। यानी यहाँ पर आपका जो पुरातात्विक सोर्स है उसके, यानी आपका जो खुदाइयों के द्वारा जो आपके पुराने भवनों, इमारतों द्वारा मिली जो हमें इस समय अवशेष मिलते हैं, उनमें जो लिखी हुई भाषाएं होती है, तो उनके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारा प्राचीन भारत किस तरह से रहा था। और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, जो हमारे ग्रंथ है, जो उस समय के बड़े बड़े महर्षियों द्वारा लिखा गया है, उसके माध्यम से भी हम जान पाते हैं, यानी एक अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारा प्राचीन भारत किस प्रकार का था। और दूसरा होता है कि उस दौरान भारत में आए हुए जितने भी विदेशी यात्री थे, भ्रमण के द्वारा आए हुए थे, किसी शासक राजा के द्वारा बुलाए गए मेहमान नवाजी के दौरान, वो अपने नजरिए से भारत को किस तरह से प्रदर्शित करते, उसके माध्यम से भी हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में अंदाजा लगा पाते हैं। पुरातात्विक स्रोत, देखिए पुरातात्विक स्रोत का जो संबंध होता है वो होता है आपके प्राचीन अभिलेखों से, सिक्कों से, स्मारकों से, भवनों से, मूर्तियों से और चित्रकला से। यानी खुदाई के समय हमें इनमें से जो भी प्राप्त होता है उन सभी से जो संबंध होता है वो होता है आपका पुरातात्विक स्रोत से। यानी जब हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, कहीं कहीं खुदाइयों में हमें इस प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह की भवनें, इमारतें भी हमारे साइंटिस्ट ने खोजी है।
पुराने समय की, और ये मूर्ति और चित्रकलाएं भी हमें दीवारों पर अलग से मूर्तियां भी हमें खुदाई में प्राप्त हुई है। तो ये सभी जो अवशेष होते हैं ये सभी हमें बताते हैं कि हमारा प्राचीन भारत किस तरह से था। इनके द्वारा हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उस समय के जो मौजूद लोग थे उनका क्या रहन सहन था, उनकी क्या कला थी, उनकी क्या जीवन शैली थी, क्या उनकी अर्थव्यवस्था थी। इन सब के बारे में अंदाजा लगाने में इन सब सोर्सेस से, स्रोतों से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, और ये बाकी स्रोतों के मुकाबले ज़्यादा ही भरोसेमंद यानी साइंटिफिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो हमें अभिलेख मिलते हैं यानी इंस्क्रिप्शन जो भी हमें मिलते हैं, वो हमें इतिहास के संबंध में अभिलेखों का जितना भी स्थान है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें आप देख सकते हो कि ये पत्थर पर, स्तंभ पर, धातु की पट्टियों पर और मिट्टी की वस्तुओं पर उकरे हुए प्राप्त होते हैं, यानी ऊपर की तरफ उन्हें खुदाई करके लिखा होता है। वो जैसे कि पत्थरों पे लिखते हैं, स्तंभों पे लिख देते हैं, धातुओं की पट्टी पे लिखे हुए मिलते हैं, मिट्टी की वस्तुओं पे यानी जैसे कि जो बर्तन होते हैं उस समय के, उन पे हमें उकरे हुए प्राप्त होते थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भी अभिलेख थे इनका जो अध्ययन किया जाता था वो एपिग्राफी कहला जाता था। यानी आप जो इन तरह के अभिलेखों का जो अध्ययन करता है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। और ये कुछ इस तरह के प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये दीवारों के ऊपर इस तरह की लिखी हुई जो ये पिक्चरल जो लैंग्वेज है, ये भी एक अपने आप में अभिलेख है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये इमारत का कोई हिस्सा है, उस पर जिस तरह की ये पिक्चर्स बनी हुई है ये भी एक अभिलेख कहलाती है। और यहाँ पर ये जो मूर्ति चित्रकला है किसी भी भवन के अंदर, ये भी एक अभिलेख का ही उदाहरण है। और बर्तनों पर जो समय, पुराने समय के बर्तनों पर इस तरह की जो ये नक्काशी या खुदाई की हुई है, ये भाषा लिखी है, ये भी एक अभिलेख की है। यह जो अभिलेख होते हैं यह आमतौर पर ठोस सतह वाले स्थानों पर, जैसे कि इस प्रकार से या इस प्रकार से कह सकते हो आप, वस्तुओं पर मिलते थे। लंबे समय तक मीटिया बनाने के लिए इन ठोसों सतहों पर लिखा जाता था। और तथा जो ये इस प्रकार के अभिलेख मंदिरों की दीवार पर, यह भी एक मंदिर की दीवार है, इस प्रकार के अभिलेख मंदिरों की दीवार पर, स्तंभों पर, स्तूपों पर, मोहरों पर और तामपत्रों पर आदि पर प्राप्त किए जाते थे। ये जो अभिलेख होते हैं ये अलग अलग भाषाओं में मिले हैं। अगर इनमें प्रमुख भाषा की मैं बात करूं तो वो आपकी एक तो संस्कृत रही है, संस्कृत भाषा में हमें अधिकतर अभिलेख प्राप्त हुए, और दूसरी हमें पाली भाषा में अभिलेख अब तक का प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो भारत इतिहास के अंदर अभिलेख प्राप्त हुए हैं सबसे प्राचीन वो हुए हैं हमें यहाँ पर सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी से अभी तक भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनका समय अवधि लगभग 2500 ईसा पूर्व बताई जाती है। 2500 ईसा पूर्व सबसे पुराने हैं यहाँ पर ये भारत के इतिहास में। और जब बात विश्व इतिहास की आती है तो पश्चिम एशिया अथवा एशिया माइनर के भोजकोई नामक स्थान पर सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए पूरे एशिया के अंदर। यानी आप यहाँ देख सकते हो इस नक्शे के अंदर, यानी इस मैप में, कि यहाँ पर ये भारत का नक्शा है, ये पश्चिम दिशा में यहाँ पर ये भोजकोई नामक स्थान है। इस भोजकोई नामक स्थान पर अभी तक का अगर हम विश्व स्तर पर बात करें या एशिया के स्तर पर बात करें तो हमें यहाँ पर भोजकोई नामक स्थान पर अभी तक सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये जो अभिलेख है ये आपके 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख है, 1400 ईस्वी पूर्व पहले अभिलेख है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जितने पुराने अभिलेख नहीं है, सबसे प्राचीन अभिलेख जो भारत के इतिहास में वो सिंधु घाटी के थे। लेकिन जो एशिया की मैं बात कर रहा हूँ मैं, वो भोजकोई अभिलेख आपको मिले हैं। इन भोजकोई अभिलेख की जो समय अवधि है वो सिंधु घाटी जितनी भी पुरानी नहीं है। भोजकोई अभिलेखों की विशेषता ये थी कि इन अभिलेखों में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख देखने के लिए मिलता था। और साथ में ही जो ईरान में भी प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए थे जिसका नाम था नक्श ए रुस्तम, यानी नक्श ए रुस्तम, ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ था ये अभिलेख प्राप्त हुआ था आपका ईरान के अंदर। ईरान का ये सबसे प्राचीन अभिलेख था। इसमें जो वर्णन था वो था कि ये आपका बताता था भारत के और आपके पश्चिम एशिया के बारे में जो संबंध थे उनके बारे में ये अभिलेख बताता था। इसमें भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में यह अभिलेख काफी महत्वपूर्ण भी रहा है। संस्कृत भाषा में प्राप्त अभिलेखों में जो सर्वप्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था आपका जूनागढ़ से। तो अक्सर क्वेश्चन में यह भी देखने के लिए मिलता है कि संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम प्राप्त अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो आपका जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था। जो ये जूनागढ़ का अभिलेख था ये यहाँ पर 150 ईस्वी पूर्व
साथ ही में आपके सम्राट जो रुद्रदमन थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था, रुद्रदमन के द्वारा। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख था वो संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम प्राप्त अभिलेख था, जो कि 150 ईस्वी पूर्व रुद्रदमन द्वारा, सम्राट रुद्रदमन द्वारा बनवाया गया था। अगला पुरातात्विक स्रोत है हमारा यहाँ पर सिक्के यानी कॉइन्स। प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था के बाद सिक्कों का प्रचलन आया। इन सिक्कों का विभिन्न धातुओं जैसे सोने से, तांबे से, चांदी इत्यादि से निर्मित किया जाने लगा। आमतौर पर जो प्राचीन सिक्के प्राप्त होते हैं इन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है, और इन सिक्कों का जो संबंध था वो था आपका यहाँ पर 5वीं सदी से, ईसा की 5वीं सदी से इन सिक्कों का संबंध रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन सिक्कों में थोड़ा बहुत बदलाव आना शुरू हुआ। यहाँ पर सिक्कों में राजाओं की, तिथि की, देवताओं की जो चिन्ह थे उनको अंकित किया जाने लगा। परंतु आप जैसे कि जानते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के शासकों द्वारा शासन किया गया। यहाँ पर गुप्त शासन थे, सतवाहन शासक थे, और आपके यहाँ पर कुषाण शासक भी रहे, हिंदू यूनानी शासक थे। तो हिंदू यूनानी शासकों द्वारा सर्वप्रथम डाई विधि से भारत के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। इसमें अगर शुद्धि मात्रा में सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी वो की गई थी आपके यहाँ पर कुषाण शासन के द्वारा। और जब बात की जाती है कि अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किस शासक के द्वारा जारी की गई थी, तो वो की गई थी आपके यहाँ पर गुप्त शासक के द्वारा। लेकिन इन सब के बाद भारत में एक ऐसा शासक भी थे जिन्होंने अपने समय में मुद्राओं को यहाँ पर धातुओं की ना होकर बल्कि शीशे की धातु भी जारी की। शीशे की धातु आपके यहाँ पर सातवाहन जो शासक थे उनके द्वारा जारी की गई थी। प्राचीन काल की वास्तुकला की जानकारी इमारतों जैसे मंदिरों से, भवनों से काफी उपयोगी स्रोत ये माने गए हैं। इसमें वास्तुकला की जानकारी के साथ साथ यहाँ पर उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की भी जानकारी इन सब से हमें समय समय पे प्राप्त होती रही। प्राचीन भारत की जानकारी के संबंध में स्मारक जैसे कि यहाँ पर अति महत्वपूर्ण थी। स्मारकों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि देसी और आपकी विदेशी स्मारक। इसमें मैं बात करूं तो देसी स्मारक में आपकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर प्रमुख थे। इसके बाद जबकि जो कि आपकी विदेशी स्मारक थी उसमें कंबोडिया की स्मारक, इंडोनेशिया का जावा का बोरोबुदुर मंदिर, बाली से प्राप्त प्रमुख मूर्तियां भी इसमें शामिल है। यहाँ पर इन स्रोतों से प्राचीन काल की वस्तु शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रही है। भारत में भी ऐसे कई धर्मों का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जिनके कारण धार्मिक मूर्तियों में काफी प्रचलन देखने के लिए हमें मिला। इसमें धार्मिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक कला के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। प्राचीन भारत में सारनाथ, बरहूत, बोध गया, अमरावती मूर्ति कला मुख्य केंद्र ये सब भारत के अंदर रहे हैं। विभिन्न मूर्ति कला शैलियों में भी गांधार कला, मथुरा कला भी अपने आप में काफी प्रमुख रही है। अगर मैं यहाँ पर मृद्र भांड प्रकार की बात करूं तो उस समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया और सिंधु घाटी सभ्यता में लाल मृद्र भांड देखने के लिए हमें मिले। उत्तर वैदिक काल में भी हमें चित्र घूसर मृद्र भांड देखने के लिए मिले। जबकि जो मौर्य काल भारत में रहा है आपका मौर्य काल, उसमें हमें यहाँ पर पॉलिश किए गए मात्र भांड देखने के लिए मिले। यानी समय समय के साथ मृद भांड में नवीनतम और आपका आधुनिकीकरण होता चला गया। चित्रकला से भी प्राचीन काल के समाज व व्यवस्था के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि आप इस चित्रकला में देख सकते हो, इसमें एक तरह का वर्गीकरण किया हुआ है। तो इनके माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने में काफ़ी सहायता प्रदान हुई है। चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों की जीवन, संस्कृति, कला और जानकारी मिलती थी। साथ ही में मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका, एक भीमबेटका जो गुफाएं है भीमबेटका की, उसमें जो चित्र मिले हैं वो प्राचीन काल की संस्कृति को
व्याख्यान करते हैं। सो ये थे अभी तक का हमारे पुरातात्विक स्रोत, और अब आगे हम देखेंगे हमारे साहित्यिक स्रोत क्या कहते हैं। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर वेदों ग्रंथों से ही संबंधित होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो प्राचीन काल में पुस्तक हाथों से लिखी जाती थी, हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि को ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पे लिखा जाता था। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है आपका यहाँ पर गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य बोल सकते हैं आप, यहाँ पर इसको लौकिक साहित्य भी बोल सकते हैं। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में भारत के प्राचीन काल में इन्हें तीन मुख्य धर्मों जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। आपका जो धार्मिक साहित्य का समय रहा है उसमें भारत के अंदर तीन मुख्य धर्मों का उदय हुआ, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। इन धर्मों के विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिक विद्वानों तथा धर्माचार्यों द्वारा अनेक प्रकार के धार्मिक पुस्तकों की रचना की गई। इन रचनाओं में भारत के समाज, संस्कृति, स्थापत्य, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था, इन सबसे संबंध महत्वपूर्ण जानकारी इसमें सम्मिलित थी। अब जो आपका धार्मिक साहित्य है, इस धार्मिक साहित्य में भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार थी, जो कि जिसमें पहला है आपका हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर धार्मिक साहित्य में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, तो उसमें हम अब इस समय पढ़ रहे हैं हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। हिंदू धर्म से विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक है। हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ, पुस्तक, महाकाव्य की रचनाएं की गई थी। इस समय काल में प्रमुख रचनाएं जो थी वे इस प्रकार से थी, जिसमें वेद था, वेदांग थी, उपनिषद था, स्मृतियां थी, पुराण था, रामायण, महाभारत। ये सभी हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साहित्य था उसी के अंदर की कहानियां थी। इनमें जो ऋग्वेद था वो सबसे प्राचीन था। इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था का भी हमें विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इनमें हम सबसे पहले आगे पढ़ेंगे वेद के बारे में। हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण साहित्य है। साथ ही में वेद की जो कुल संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आपने अक्सर इनके बारे में सुना होगा। तो ये हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण साहित्य में से एक है, जिनकी संख्या कुल 4 है। यहाँ पर आपका जो ऋग्वेद है वो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया। साथ ही में जो इसकी रचना थी, ऋग्वेद की जो रचना थी वो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व की गई थी, यानी बिफोर क्राइसिस। इसके बाद जबकि यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद जो रचना थी वो लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद इन्हें कुछ इस प्रकार से लिखित होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ताम्रपत्र पे या भोजपत्र पे, इन तरह की संस्कृत भाषाओं में ये लिखे हुए होते थे। यहाँ पर ऋग्वेद में जो देवताओं की स्तुतियाँ है, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के नियमों से है और अन्य धार्मिक जो आपकी विधि विधान है उन सब से संबंधित भी है। मैं सामवेद की बात करूं तो इसका जो संबंध है वो यहाँ पर यज्ञ के मंत्रों से है, और जबकि जो आपका अर्थवेद है वो धर्म, औषधि, रोग निवारण इत्यादि इन सब के बारे में बताता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस प्रकार से लिखित होता है। और ऋग्वेद में जो आपके 10 मंडल, 8 अष्टक और 1028 सूक्त और 10,580 ऋषिचार्य यानी मंत्र होते हैं। इसमें 125 प्रकार की औषधियों के बारे में भी बताया गया है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, कितने अष्टक होते हैं, कितने मंत्र होते हैं, या इसमें कितने प्रकार की औषधियां पाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समय एक नोट पेपर पेन लेकर बैठे होंगे, आप साथ साथ में नोट्स बनाते चले। बाकी ये जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ आपको कब मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, देखिए वो पीडीएफ जो होगी, आपके जो नोट्स होंगे इस क्लास से रिलेटेड वो होंगे आपके यहाँ पर पेड। वो कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे है हमारा यहाँ पर यजुर्वेद।
यजुर्वेद की मैं बात करूँ तो यह शब्द जो होता है वो यत प्लस जू से बना होता है, यानी यजु से मिलकर बना होता है। और यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों और प्रयोग के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर यजुर्वेद की दो शाखाएं होती है, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती है, या फिर इस वेद में कुल 1975 मंत्रों का भी संग्रह देखने के लिए मिलता है। आगे है अगला हमारा वेद है सामवेद। सामवेद में आपका साम शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है रूपांतरण, संगीत, सौम्यता और उपासना से होता है। यहाँ पर इसमें 1549 ऋषिचार्य यानी मंत्र होते हैं, जिसमें इंद्र, सविता, अग्नि जैसी देवताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो चौथा वेद है वो है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो कि आपका रहस्यमयी विद्याएं, चमत्कार, जादू टोना, आयुर्वेद, जड़ी बूटियों के बारे में वर्णन देखने के लिए मिलता है। इसी वेद में आपके कुल 20 मंडल होते हैं, जिसमें 731 ऋषिचाएं और 5987 मंत्र होते हैं। अथर्ववेद की रचना आपके अथर्वा मुनि ने की थी। तो ये थे हमारे टोटल 4 वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यज्ञवेद, जो कि हमने कवर कर लिए। आगे है ब्राह्मण। ब्राह्मणों में वेदों के साथ संकलन किया गया है, यानी जो ब्राह्मणों का है वो वेदों के साथ संकलन किया गया है। यहाँ पर आपका ब्राह्मण वेदों के एक ही भाग है, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग अलग है। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ की जो गद्य शैली है उसमें विभिन्न विधि विधानों तथा कर्मकांडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्राह्मण वेदों का जो सार है वो एक सरल शब्दों में दिया गया है। इसी के साथ में ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना है वो विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई थी। उसमें से आपका ऐतरेय और शतपथ ये जो ब्राह्मण ग्रंथों के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आरण्यक। आरण्यक वे धर्म ग्रंथ थे जिन्हें वनों में ऋषियों के द्वारा लिखा गया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये अलग अलग वेदों के साथ संकलन किए गए, जैसे कि यजुर्वेद के साथ अलग, सामवेद के साथ अलग, आपके अर्थवेद के साथ अलग, परंतु अर्थवेद को किसी भी आरण्यक से नहीं जोड़ा गया। आरण्यक ग्रंथ में अध्यात्म तथा दर्शन का वर्णन भी किया हुआ है। इनकी जो विषय वस्तु थी वो काफी गूढ़ थी। आरण्यक की रचना ग्रंथों के बाद हुई और ये अलग अलग वेदों के साथ संकलन थे। आगे हमारा वेदांग। वेदांग जो है वो हमारा वेदों का ही एक अंग है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिषी के कुल 6 वेदांग सम्मिलित किए हुए हैं। इसमें वेदों की गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में भी लिखा हुआ है। वेदांग से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा यहां पर उपनिषद। उपनिषद जो है वो ग्रंथों का अंतिम भाग है। उपनिषद में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और संबंध का विस्तार वर्णन किया गया है। इसे वेदांता भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्यात्म व दर्शन के विषय पर चर्चा की गई है। उपनिषद श्रुति धर्म ग्रंथ और उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और संबंध का विस्तार जो वर्णन किया गया है, यह भारतीय दर्शन की प्राचीनतम पुस्तकों में से भी एक है। साथ ही में जो इसमें कुल संख्या होती है वो 108 होती है। बृहदरण्यायक, कंट, केन, ऐतरेय, ईसा उपनिषद, तैत्तिरीय, कथा उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, प्रसन्ना और श्वेताश्वर उपनिषद, ये सभी जो है ये जो 10 उपनिषद है वे एक मुख्य उपनिषद है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधित साहित्य। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इसके साहित्य में भी वृद्धि होती गई। बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग थे वो आपके यहाँ पर जातक और आपका जो दूसरा है वो है पीटक। ये जो 2 अंग है ये मुख्य अंग है।
जातक और पीटक। इसमें जो जातक है आपका, यहाँ पर जातक में क्या होता है कि आपके महात्मा बुद्ध का से पहले जो पूर्व आपका जन्मों का वर्णन है। साथ ही में यहाँ पर प्राचीन जो भारत बोल सकते हो आप, जो आपका जातक है उसमें प्राचीन भारत का वर्णन देखने के लिए मिलता है, वहाँ की सामाजिक जानकारी देखने के लिए मिलती है। परंतु जो आपका यहाँ पर पीटक है वो सबसे पुराना बौद्ध साहित्य ग्रंथ है। पीटक की रचना जो है वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात की गई थी, और जो इसकी रचना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर पाली भाषा में। त्रिपिटक जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। यानी सुत्त पिटक और आपका विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक या पिटक बात एक ही है। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर त्रिपिटक है, त्रिपिटक में आपके प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का आभास होता है। साथ ही में जो सुत्त पिटक है उसके 5 निकाय होते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह देखने के लिए मिलता है, और जो ये 5 निकाय होते हैं इसमें दीध निकाय, मांजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुदक निकाय प्रमुख है। त्रिपिटक का दूसरा भाग होता है यहाँ पर विनय पिटक। विनय पिटक में आपका संघ संबंधी नियमों, बौद्ध संघ से नियमों का वर्णन, दैनिक आचार विचार, विधि निषेधों का संग्रह भी देखने के लिए मिलता है। इसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं, सुत्त विभुंग, खदंक, पातिमोक्ष तथा परिवार पाठ। अगला और तीसरा पिटक होता है हमारा अभिधम पिटक। इसकी जो विषय वस्तु है वह दार्शनिक है, और साथ ही साथ में इसमें हमें प्रश्नोत्तर क्रम भी देखने के लिए मिलता है और दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह भी मिलता है। इसमें महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं के वर्णन के साथ साथ में अभिधम पिटक से जुड़े हुए 7 कथना ग्रंथ भी शामिल होते हैं। नोट्स और पीडीएफ के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के एंड तक का आपको बने रहना है। देखिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये शब्द थोड़े नए होंगे और डिफिकल्ट होगा समझने में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को रिवाइज करोगे तो आपको ये हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी जब आप हमारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे हमारा यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। इसमें महावीर द्वारा प्रतिपादित किए गए नए सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग है, यह प्राकृत भाषाओं में लिखा गया था। साथ ही में जैन धर्म जो साहित्य है उसमें आगम काफी महत्वपूर्ण एक अपनी भूमिका निभाता है। इसमें 12 अंग होते हैं, ये एक उनका ग्रंथ है जिसका नाम आगम है। इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपअंग होते हैं और 10 परिकरण व 6 इसमें छेदन सूत्र होते हैं। इनकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। इनकी रचना प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश में की गई। जैन धर्म के ग्रंथों का जो संकलन है वो 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर, कौन से नगर, वल्लभी नगर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अन्य मुख्य जो जैन ग्रंथ है वो आचारंगा सूत्र, भागवती सूत्र और परिष्ट पर्वन और भाद्र बहुचरित्र सूत्र है। 10 परिकरण और 6 छेद सूत्र के साथ साथ यहाँ पर मूल सूत्र और साथ में इसमें आपको यहाँ पर नंदी सूत्र भी प्राप्त होते हैं, जिसमें जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश के बारे में प्रचलित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर स्मृतियां, जो कि भारतीय इतिहास स्रोत के साहित्यिक स्रोत का एक हिस्सा है। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। इनमें धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल होते हैं। इनमें कहानियों व उपदेशों का संकलन भी देखने के लिए मिलता है।
मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियों में से एक है। मनुस्मृति पर मेघतिथि, गोविंदराज व कुल्लू भट्ट ने टिप्पणी की थी। जो आपका यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें विशेष रूप से विज्ञानेश्वर तथा अपराकर ने भी टिप्पणी की है। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जिसका नाम द जेंटू कोड रखा गया। आरंभ में स्मृतियां केवल मौखिक रूप से अग्रेषित की जाती थी, लेकिन परंतु बाद में इन स्मृति शब्द का अर्थ स्मरण करने की शक्ति होता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर रामायण। रामायण की जो रचना थी वो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। रचना के समय जो रामायण में श्लोक हुआ करते थे वो 6000 हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये 6000 से बढ़कर 12000 हुए और 12000 से भी बढ़कर ये 24000 तक पहुंच गए। रामायण को कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुछ इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा और सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तर कांड आपका इसमें मुख्यतः है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर महाभारत। महाभारत की जो रचना है वो यहाँ पर आपके महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हो। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्यों में से एक भी माना जाता है। यह एक काव्य ग्रंथ है। इसमें पंचम वेद देखने के लिए मिलते हैं, यानी इसे पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। रचना के समय इसमें 8800 श्लोक थे, जिसके कारण इसमें जय संहिता भी कहा जाता था। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर फिर 24000 हो गई। तब इसको यहाँ पर महाभारत कहा जाने लगा, परंतु गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, जिसके बाद इसको महाभारत पुकारा जाने लगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि महाभारत में जब 8800 श्लोक थे तब इसे क्या पुकारा जाता था? तो उस समय इसे पुकारा जाता था यहां पर जय संहिता। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार से है: आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थनिक तथा स्वर्गारोहण। महाभारत में अन्य शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिषी, नीति, योग, शिल्प और खगोल विद्या इत्यादि का भी विस्तार रूप से वर्णन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर पुराण। पुराण के बारे में ये कहा जाता है कि सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन देखने के लिए पुराण में मिलता है। पुराण की जो कुल संख्या थी वो 18 है। साथ ही में इनकी जो रचना है वो संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई थी। यहाँ पर जो 18 पुराण के नाम है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ब्रह्मा, मकारिंड्य, स्कंद, पद्म, अग्नि, वामन, विष्णु, भविष्य, कुर्मा, शिव, ब्रह्माव्रत, मत्स्य, भागवत, लिंग, गरुड़, नारद, विराग और ब्रह्मांड पुराण। विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावलियां शामिल की गई है। प्राचीन आख्यान वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा जाता है, जिसमें कि जो आपके यहाँ पर विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी माना गया है। पुराण में जो विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, कर्म इत्यादि इन सब का वर्णन भी साथ साथ में देखने के लिए मिलता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन भी किया हुआ है, और जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन भी देखने को मिलता है। मर्कंड जो पुराण है, देवी दुर्गा का वर्णन इसमें देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपका दुर्गा सप्तमी का उल्लेख भी आपका मर्कंडेय
पुराण में देखने के लिए मिलता है। अग्नि पुराण के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर गणेश की पूजा की विवेचना की गई है। इसी प्रकार 18 पुराणों को अलग अलग तात्पर्य के साथ रचित किया गया है। अभी हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास में साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने धार्मिक साहित्य कवर कर लिया और अब हम कवर करेंगे यहाँ पर गैर धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य कुछ इस प्रकार है, देखिए जैसे कि अभी तक हमने धर्म साहित्यिक पढ़े जिसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, हमने यजुर्वेद ये सब पढ़े। इनसे अलग एक होता है गैर धार्मिक साहित्य, जो कि धर्म से रिलेटेड ना होकर वहाँ की व्यवस्थाओं से, अर्थव्यवस्थाओं से, वहाँ की जीवन शैली से संबंधित होता है। तो वो होता है आपका यहाँ पर लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य। इसमें वहाँ के समाज की जीवन शैली को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के सामाजिक तौर तरीकों को बताया जाता है, जिसमें उस समय के कुछ विद्वानों के द्वारा, वहाँ के कूटनीतिज्ञों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा रचनाएं की होती है, पुस्तकें लिखी होती है, उनके माध्यम से ये सारी जानकारी हम तक पहुँचती है। इसमें छठी शताब्दी में, वहाँ पर छठी शताब्दी में पणिनि नाम से एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। उनके द्वारा एक अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण लिखी हुई थी, जो कि 5वीं शताब्दी में ईसवा पूर्व समाज पर प्रकाश डालती है। यानी 5वीं जो शताब्दी थी आपकी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व समाज पे वो प्रकाश डालती है। इतने टाइम पीरियड से पहले का जो समाज था उस पे वो प्रकाश डालते हैं, यानी उसके बारे में वो हमें बताती है। मौर्य काल में कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी जिसके द्वारा। फिर यहाँ पर विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षक, सोमदेव द्वारा कथासार, ऋतसागर और क्षेमद्र द्वारा रचित वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल के बारे में काफी जानकारी मिली है। पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास के द्वारा रचित मालविका निमित्र से शुगुन वंश के बारे में इतिहास की काफी जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पर शूद्रुक द्वारा रचित मृच्छकटिकम तथा दंडी द्वारा रचित दश कुमार रचित से गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहीं पर बाण भट्ट द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरिता के सम्राट हर्षवर्धन का गुणगान किया गया है। जबकि वाकपति के द्वारा रचित गोडवाहों में कन्नौज के शासक यशोवर्मन और बिल्हन के विक्रमादेव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य शासन विक्रमादित्य पष्ट की उपलब्धियों के बारे में भी जानने के लिए मिलता है। साथ ही में जयानक की पृथ्वी राज विजय में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी वर्णन क्या हुआ है। कल्हन द्वारा लिखित राज तरंगिणी भारतीय इतिहास की कलाक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें मैंने मेंशन की उनके बारे में जो मैंने बताया आपको, जिनका वर्णन मैंने यहाँ किया, ये सारी ही इंपॉर्टेंट बुकें हैं, अक्सर ये क्वेश्चन में देखने के लिए मिलती है। अभी तक हमारा पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हो गया है, साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो गया। अब जो आगे है हमारा वो है विदेशी स्रोत, यानी विदेशी यात्राओं के द्वारा किए गए वर्णन से भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है वो हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर विदेशी स्रोत की अगर बात की जाए तो यह साहित्य से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसमें आपके अलग अलग जो लेखक थे, अलग अलग साम्राज्य से लेखक देखने के लिए मिले।
उन्होंने विदेशी लेखकों ने विदेशी राजाओं के साथ भारत आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी यात्राएं की, जिसके उपरांत उन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन भी किया अपनी किताबों में। विदेशी साहित्यिक स्रोत को लगभग 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है आपका पहला रोम व यूनानी लेखक, दूसरे आपके यहाँ पर चीनी लेखक और तीसरे है अरेबिक लेखक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रोम व यूनानी लेखक के बारे में। हेरोडोट्स हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोट्स नामक एक रोम और यूनानी लेखक थे, उन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक भारत और फ्रांस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर नामक जो पुस्तक लिखी थी, और जबकि आन क्रिस्टस ने सिकंदर की जीवनी पर एक बुक लिखी थी। मेगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, जिसमें मौर्य काल के समाज, प्रशासन व संस्कृति का वर्णन किया था। पिलानी नामक पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, यानी पिलानी जो लेखक थे उनकी एक पुस्तक थी नेचुरल हिस्टोरिका में भारत की वनस्पति, पशुओं, खनिज पदार्थों, साथ साथ में भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही में यहाँ पर जो आगे चीनी लेखक थे, उन्हें चीनी लेखक में मुख्यतः भारत में धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए थे। चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फयान, हेविनसंग और इत्सिंग प्रमुख थे। फयान जो कि एक चीनी यात्री थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। उन्होंने अपनी पुस्तक फो क्यों की में भारतीय समाज, राजनीति तथा संस्कृति का वर्णन किया। यहाँ पर हेवनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। उन्होंने अपनी यात्रा में वृत्तांत में भारत की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। साथ ही में जो इत्सिंग जो यात्री थे, चीनी यात्री, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले चीनी यात्री बने थे। इत्सिंग ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा था। उन्होंने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस पर समय भारत पर प्रकाश डाला था, यानी उन्होंने यहाँ पर काफी समय व्यतीत किया, जिसमें उन्होंने द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण किया। साथ ही साथ में उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उनकी जो प्रणाली थी उसके बारे में भी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर अरेबिक लेखक, जिसमें अरेबिक लेखक जो मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। उस समय 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया था, जिस दौरान 9वीं शताब्दी में सुलेमान भारत आया और उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। साथ ही साथ अल्मसुदी ने राष्ट्रकूट राजाओं का वृत्तांत लिखा, यानी उनके बारे में घटनाएं बताई, जहां पर अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में गुप्त काल के पश्चात के समाज के बारे में लिखा था। तो अरेबिक लेखक में आपके यही सुलेमान और अलमसुदी और अलबरूनी मुख्य है, यानी यही इंपॉर्टेंट लेखक है। इनके द्वारा लिखी गई तहकीक-ए-हिंद और राष्ट्रकूट के बारे में वृत्तांत, साथ ही साथ में यहाँ पर पाल प्रतिहार राजाओं के बारे में, यही सारे आपके अरेबिक लेखक से इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार अब हमारा यहाँ पर विदेशी यात्राओं से मिले हुए स्रोत भी कंप्लीट हो गए। तो यानी आज का जो टॉपिक था हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े, साहित्यिक स्रोत पढ़े और वैदेशिक स्रोत पढ़े। तो ये सारे हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्रोत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सोर्सेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत में आपको अभिलेखों के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जहां पर आपका भोजकोई अभिलेख था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक स्रोत में मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके जितने भी वेद थे, वो यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें कितने श्लोक होते हैं, कितने उसमें मंत्र होते हैं, कितने उसमें कष्टक होते हैं, ये सारे क्वेश्चन
एग्जामिनर इस तरह के ही पूछता है। अब अगर मैं विदेशी यात्री स्रोत के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ पर जितनी भी हमने उनके द्वारा, लेखकों के द्वारा, यात्रियों के द्वारा जितनी भी किताबों के बारे में यानी पुस्तकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हमने जितना भी जिक्र किया वो सारी ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो उन सबको आप अच्छे से रिवाइज करना। एक बात मैं और आपको बताता हूं, देखिए जो प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत वाला जो चैप्टर था, ये काफी जो नए नए फ्रेशर्स स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एक दो बार आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, ऐसे ऐसे स्टोरी है जिनको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा डिफिकल्टी होती है, बट साथ ही साथ अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे वीडियो को तो आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मेरी भी पूरी कोशिश रही है कि मैंने आपको ये सारी चीजें एक स्टोरी वाइज तरीके से बताई है। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, एक अलग से डिटेल दूंगा। लेकिन जो ये क्लास की जो आज की वीडियो है इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पेड बैच में शेयर कर दूंगा, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करा दे। एटलीस्ट 500 तक का तो हमारा लाइक टारगेट आप यहाँ पर टच करा दीजिए। बाकी आज की क्लास से रिलेटेड आपको जो कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम में जो बैच दिया है उसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे जाकर भी आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज की क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट होगा। तो इसी तरह हम बाकी आगे भी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो हम अब स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा हमारा यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ये सेकंड टॉपिक है। बाकी लास्ट में मैंने यहाँ पे प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक में उनके लेखकों के एक स्क्रीनशॉट मेंशन किया है। आप इसको पोस्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अच्छे से रीड कर लेना। सारी जितनी भी यहाँ पर ये बुक्स और उनके लेखक है वो सब इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां पे जाके आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आगे चलकर हम सारी आपका मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आपका आधुनिक भारत सबको 1 to 1 इस तरह से डिस्कस करते चलेंगे। कोई भी सजेशन होगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को 500 प्लस लाइक पे पहुंचाना है। इस वीडियो को आपको बाकी लोगों में शेयर करना है। इतना सब कुछ करोगे तभी मैं आज की क्लास की पीडीएफ भी वहां पर टेलीग्राम में शेयर करूंगा। बाकी इन सबसे रिलेटेड डिटेल में अच्छे से मेंटेन नोट्स के बारे में भी मैं आपको आने वाले 1-2 दिन में डिटेल में बताऊंगा। बाकी मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।